जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। हम सामान्य परिचय से बढ़ते हुए भौतिक प्रदेश में आ गए हैं। भौतिक प्रदेश हमने 4 प्रकार के बताए। राजस्थान में पश्चिमी रेतीला प्रदेश, फिर हमने अरावली प्रदेश, फिर पूर्व मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों मैंने बताया था कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश की बात हुई थी। उसमें हमने बताया था कि साहब मेसोजोइक महाकल्प में क्या था, 33 सागर। और 33 सागर का प्रमाण क्या है? 33 सागर में प्रमाण है कि वहां राजस्थान में उपस्थित पश्चिमी रेतीले मैदान में खारे पानी की झीलें और मिट्टी में ही नमक की मात्रा क्या करती है, हमारे को प्रमाण देती है। दूसरी बात, जैसलमेर में 18 करोड़ पुराने वनस्पति के अवशेष मिले। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जिसे हम इसके नाम से जानते हैं। जैसलमेर में एक मीठे जल की पट्टी पाई गई, उसको हमने लाटी सीरीज क्षेत्र बोला, और इस लाटी सीरीज क्षेत्र में श्रवण घास मिलती है। दूसरी बात, दुधारू पशुओं के लिए बहुत लाभदायक है श्रवण घास। उसके बाद में हमने बात की दोस्तों, टर्सरीय कल्प में क्या हुई, अल्पाइन हलचल हुई, उथल पुथल की घटना हुई। उथल पुथल की घटना हुई तो वहां पे जो वनस्पति थी तो वनस्पति में क्या है, वनस्पति से तो क्या बन गया, कोयला बन गया, और जो जीव जंतु थे उससे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार बने। उसके बाद में चतुर्थ कल्प आया, क्वाटरनरी कल्प या चतुर्थ कल्प। प्लास्टोसीन युग था, और प्लास्टोसीन युग में क्या हुआ, यह भाग धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद में दोस्तों, भौतिक अपक्षय और वाष्पीकरण की क्रिया से वर्तमान स्वरूप बालू का स्तूप रेतीला प्रदेश हमारे को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। उसके बाद में हम बात करते थे कि दोस्तों इसमें जिले की संख्या पूछी, जो हमने 19 जिले पूर्ण रूप से और पश्चिमी ब्यावर हमने पढ़ा। और तीसरी बात, हमने पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा, पश्चिमी शुष्क रेतीला प्रदेश, पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। और पश्चिमी शुष्क रेतीला प्रदेश को हमने 2 भागों में विभाजित किया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। उसके बाद में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में हमने पढ़ा था कि ये पश्चिमी रेतीले प्रदेश का 41.5% भूभाग पे है और 85,460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि दोस्तों जो ये विस्तार है इसका, वो पोखरण, पलोदी और बालोतरा में फैला हुआ है। और बालोतरा के बीच में जो त्रिभुजाकार आकृति बनी, उस आकृति को त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, उसको हम हमादा के नाम से जाने। और हमादा किसको कहते हैं, पथरीला व चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं। एक शब्दावली और है, उसको रेत कहते हैं, जिसको महान मरुस्थल के नाम से हमने बात की। उसके बाद में एक शब्द आता है दोस्तों, लघु मरुस्थल, जो गुजरात कच्छ से होते बीकानेर के बीच में जो मरुस्थल है, उसको हमने लघु मरुस्थल की उपमा दी। एक और बात की कि दोस्तों हमने मिश्रित मरुस्थल पढ़ा, और मिश्रित मरुस्थल में भी हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा के जो चारों तरफ जो मरुस्थल है, उसको हमने मिश्रित मरुस्थल की संज्ञा दी। तो दोस्तों वो अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश। कौन सा दोस्तों, बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, तो मैं एक मोटे तौर पे कह सकता हूं कि बालू का स्तूप का मतलब यहाँ पे क्या है, बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट ही है। पहला, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% पे है। तो यह पश्चिमी रेतीले प्रदेश का मैं कह सकता हूं क्या, पश्चिमी रेतीला प्रदेश का 41.5, तो मैं बोल सकता हूं क्या, 58.5% भूभाग पे है। 41.5% भूभाग पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था, तो 58.5% भूभाग पे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। तो दोस्तों इसमें निम्न बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, और बालू का स्तूपों का निर्माण होता है तो पवन की दिशा के आधार पर इसमें बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। दोस्तों बालू का स्तूप की बात करें तो जैसे मान लो इधर से पवन आ रही है,
जैसे मानो इधर से क्या आ रही है, पवन आ रही है और ये पवन आगे बढ़ रही है। अब ये पवन है, पवन कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। पवन ऐसे चली तो एक बालू का स्तूप बनता है जो पवनों के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप दोस्तों स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, सॉरी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा अनुदैर्घ्य और बालू का स्तूप आगे नहीं लिखूंगा, और उसके आगे हम अनुदैर्घ्य को हम कह देते हैं रेखीय। रेखीय बालू का स्तूप बनते हैं और रेखीय बालू का स्तूप में दोस्तों पवनों के समांतर बनते हैं। तो ये है दोस्तों अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप। पवनों के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप दोस्तों पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से कहलाए, रेखीय बालू का स्तूप। दोस्तों क्वेश्चन यही कवर हो जाता है, बस रटना नहीं दोस्तों। उसके बाद में एक बालू का स्तूप बनता है, वो पवनों के समकोण पे बनता है, और पवनों के समकोण पे बनता है तो पवनों के समकोण पे बनने वाला बालू का स्तूप है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा पवनों के समांतर बनने वाले पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अगर पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है वो है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब बात आती है दोस्तों एक बालू का स्तूप बनता है अर्धचंद्राकार आकृति में, ऐसे है ना। तो ये बालू का ये दो भुजाएं सिंह के समान निकली होती है इसमें, ये इसकी परिभाषा है और इसका नाम है बरखान बालू का स्तूप। ये कौन से बालू का स्तूप है, बरखान। अब इसकी है अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप जिसका पवन अभिमुख ढाल, पवन की दिशा मतलब पवन की जो इधर वाला ढाल है वो दोस्तों ढाल होगा उत्तर, पवन अभिमुख ढाल उत्तल, पवन विमुख ढाल अवतल, पवन अभिमुख ढाल उत्तल, पवन विमुख ढाल अवतल, और पवन जाने की दिशा में दो भुजाएं वो सिंहनुमा निकली होती है, सिंहनुमा, ये तीखी निकली है तो ये सिंहनुमा भुजाएं निकली होती है, वो कौन सा बालू का स्तूप हो जाता है दोस्तों, बरखान। अगर मान लो बरखान के पवन की दिशा में अवरोध आ जाने से, पवन की दिशा में अवरोध आ जाने से एक बालू का स्तूप बनता है, वो दोस्तों बनता है परवलयिक बालू का स्तूप। मतलब इसका सिस्टम ये है कि ये बालू का स्तूप दोस्तों ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसे। तो इसका नाम है परवलयिक है बालू का स्तूप, या इसी को बोल देते हैं हम पैराबोलिक है बालू का स्तूप। कहने का मतलब अनुदैर्घ्य पवनों के समांतर, पवनों के समकोण पर उत्तल अवतल सिंहनुमा आ जाए तो बरखान बालू का स्तूप। अगर मान लो पवनों के मार्ग में अवरोध आने से बरखान का विपरीत बालू का स्तूप कौन सा है, परवलयिक बालू का स्तूप। फिर एक बालू का स्तूप आता है दोस्तों, पवन की दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब जैसे पवन ये बह रही है और इसी से ही परिवर्तन हुआ और ऐसी एक आकृति में वापस ऐसी ही आकृति में एक बालू का स्तूप बन जाता है, ऐसे तो उसकी एक भुजा कट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीप। तो सीप का निर्माण
सीप किसके जैसे होता है? अनुधेरी के जैसे होता है। तो सीप बालू का स्तूप कौन सा हो गया? पवन की दिशा में जब एक भुजा कट जाती है तो शेष बची हुई भुजा, जैसे मान लो यही मान लो ये आधा कट गया तो इसका कौन सा रूप बन गया? सीप बन गया। दोस्तों एक बालू का स्तूप बनते हैं जिसमें 3 भुजाओं या 3 से अधिक भुजाओं का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं तारा बालू का स्तूप। कौन सा स्तूप हो जाता है दोस्तों? तारा बालू का स्तूप। दोस्तों इसके अलावा एक बालू का स्तूप बनते हैं जो मतलब लघु जल गर्तों के पास में बनते हैं। लघु जल गर्तों के पास में बनते हैं वो बालू का स्तूप है दोस्तों, उसका नाम है अपना लूनेट। कौन सा है? लूनेट। और एक बालू का स्तूप है दोस्तों, जैसे मान लो ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, इसका नंबर डाल दिया 3, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर और ये हो गया 7 नंबर। दोस्तों 8वें नंबर पे है सब्रकोपिज। सब्रकोपिज या नेबका। दोस्तों सब्रकोपिज और नेबका इसके ये तो लघु जल गर्तों के पास में नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? लूनेट। अगर मान लो झाड़ियों के किनारे, झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? सब्रकोपिज। इनके छोटे रूप को क्या कहते हैं हम? नेबका कहते हैं। तो दोस्तों यहां तक समझ में हमने कहा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पश्चिमी रेताले का कितना प्रदेश? 58.5%। अगर मान लो पवन जिस दिशा में जारी है, पवन की दिशा के समांतर बनते हैं बालू का स्तूप तो वो है अनुधेरी बालू का स्तूप। अगर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन के समकोण पे बनते हैं वो हो जाते हैं दोस्तों बालू का स्तूप कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगर इनकी बात करते हैं हम, अगर इसकी बात करते हैं तो ये पवन अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप जिनका पवन विमुख अभिमुख ढाल उत्तल, पवन पवनाभिमुख ढाल कौन सा? ये कौन सा है? इसको बोलेंगे पवनाभिमुख, इसको बोलेंगे पवन विमुख। तो आपको समझ में आ ही गया होगा पवनाभिमुख ढाल कौन सा? उत्तल। पवन विमुख ढाल अवतल। पवन जाने की दिशा में 2 सिंहनुमा भुजाएं निकली हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बरखान। दोस्तों बरखान जब पवन की दिशा में अवरोध आ जाता है तो बरखान का विपरीत स्वरूप क्या कहलाता है? परवलयिक बालू का स्तूप। तीसरे नंबर पे हमारा कहा जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो एक भुजा कट जाती है तो सीप का निर्माण होता है। सीप अनुधेर्य का ही रूप है। दूसरी बात जब पवन 1 से 2 या 2 से अधिक भुजाओं का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं तारा स्तूप। और तारा स्तूप के बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों लूनेट। और लूनेट कहते हैं लघु जल गर्तों के पास में नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? लूनेट। सब्रकोपिज और नेबका। सब्रकोपिज दोस्तों ये झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप है और इनके छोटे रूप को क्या कहते हैं? नेबका कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आई क्या? दोस्त उसके बाद में हम कहते हैं कि हम एक अलग अलग से, जैसे मान लो मैं इसमें बता देता हूं दोस्तों यहाँ पे आपको समझने के लिए। भाई ये अनुधेर्य बालू का स्तूप तो बनते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक विस्तार कहां पे? जैसलमेर में। और इसमें उसके नीचे अलग जैसलमेर के नीचे इसमें आता है बाड़मेर। अन्य स्थान भी है लेकिन अलग अलग। बाड़मेर अगर इसमें आते हैं तो इसमें आता है दोस्तों बालेरी गांव चूरू ओसिया। बालेरी गांव, बालेरी चूरू, चूरू के बाद में आता है हमारा लूनकरंसर, ओसिया, देशनोक, ये इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं बरखान की हो गई। पर्यावरणिक बालू का स्तूप संपूर्ण वस्तु में पाए जाते हैं। सीप भी हमारे संपूर्ण वस्तु में पाए जाते हैं। और रहा तारा स्तूप, तारा बालू का स्तूप, ये दोस्तों सूरतगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं।
और मोहनगढ़ और सोनगढ़, मोहनगढ़ और सोनगढ़ दोनों कहाँ हैं? जैसलमेर में। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में भी ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा अनुदैर्ध्य रेखीय बालुका स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर में। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं? बाड़मेर में। लूनेट, संपूर्ण मस्तक, संपूर्ण मस्तक, हाँ सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं? वो हमारे पाए जाते हैं दोस्तों, नोट लगा के लिख लो, सभी प्रकार के बालुका स्तूप, सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालुका स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी, मतलब लेखनी लिख लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्टली लिखेंगे क्योंकि इतना लंबा लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, तो एक बार मैं बोल बोल के लिखूंगा और वहां पे अपन आगे बात करेंगे। तो पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं और ये सर्वाधिक विस्तार का जैसलमेर में पाया जाता है। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पवन अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालुका स्तूप है। पवनाभिमुख ढाल उत्तर होता है, पवन अभिमुख ढाल अवतल। पवन जाने की दिशा में दो सिंहनुमा आकृति बनी होती है इसको कहते हैं बरखान। कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी गांव, चूरू, लोनकर्स, ओसिया और देशनोक, इनमें ये बालुका स्तूप पाए जाते हैं। चौथे नंबर में हमारा आया पवन की दिशा में अवरोध आने पर बरखान का विपरीत स्वरूप क्या कहलाता है? पर्यावरण का बालुका स्तूप। दूसरा, जब बरखान पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी एक भुजा कट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीप। तारा पर एक या दो से अधिक भुजाओं का विकास हो जाता है तो उसे हम कहते हैं तारा बालुका स्तूप। और तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? सूरतगढ़ और मोहनगढ़, सोनगढ़, जैसलमेर में पाए जाते हैं। लूनेट पाए जाते हैं दोस्तों हमारे अर्ध लघु जलगर्तों के पास में नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालुका स्तूप को हम कहते हैं लूनेट। और लूनेट के बाद में हम कहते हैं सब्रकोपित या नेबका। तो हम सब्रकोपित और नेबका की बात करते हैं तो दोस्तों झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालुका स्तूप है। तो इसकी बात करते हैं तो दोस्तों हम पहली बात करते हैं कि अनुप्रस्थ नहीं लेते हैं, पहले छोटे छोटे बालुका स्तूप ले लेते हैं। उसके बाद में हम पहला हम लेते हैं सब्रकोपित या नेबका, सब्रकोपित या नेबका। तो दोस्तों इसके बारे में कहते हैं झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालुका स्तूप। झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालुका स्तूप को हम क्या कहते हैं? सब्रकोपित। और इनके छोटे रूप को क्या कहते हैं? नेबका। इनके छोटे रूप को क्या कहते हैं? नेबका। तो इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपके लूनेट आता है हमारा, लूनेट, और 2 नंबर पे लूनेट आता है। तो लूनेट में हम पढ़ेंगे कि दोस्तों लघु जलगर्तों के पास में, कौन से? लघु जलगर्तों के पास में, लघु जलगर्तों के पास नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? लूनेट। तो लघु जलगर्तों के पास नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? लूनेट कहलाते हैं। अच्छी बात है दोस्तों, रोज डेली क्लास लिया करो। रोज डेली क्लास लेने का एक फायदा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैं कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन एक बार आपके पास में ऐसा लगे कि मजा आए कि दोस्तों ये हम जिस दिन मेरी आप सोचोगे कि यार आप कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हो, उसकी परिस्थिति जब बताऊंगा जब आप शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। यार मेहनत देखो,
मतलब इतिहास सुनने का मजा जब आता है जब जब कुछ अपने को लगता है, सुनाने का मजा आता है, आपके मन में भावना हो कि यार कहाँ पढ़ा रहा है कहाँ नहीं पढ़ा रहा है। दोस्तों पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाने वाला तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर संविधान के उस जमाने में क्या था, किस परिस्थिति में पड़ गया, आज के संविधान निर्माता के नाम से है। तो आप ये मत करो कि अब आगे बढ़ते हैं अपन उसके बाद में कौन किस परिस्थिति में पढ़ता है कौन किस परिस्थिति में नहीं है। दोस्तों परिस्थितियां होनी चाहिए, और आज की तारीख में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का फायदा लोग बाग स्टूडेंट्स कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग अच्छा नहीं है। जो आज मैं आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपके सामने बताऊं, तो दोस्तों हम 2 पढ़ लिए थे, तीसरे नंबर की बात करते हैं हम, और तीसरा नंबर है दोस्तों हमारा अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप। इसकी परिभाषा यह है पवन की दिशा की, इसका यह है कि पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप। अब आगे में नहीं, पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। इसकी बात करते हैं हमारा विस्तार, और दोस्तों सर्वाधिक ये पाए जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और जैसलमेर में पाए जाते हैं तो दोस्तों अन्य स्थान भी है। सर्वाधिक कहां है? जैसलमेर में। अन्य स्थान, अन्य जिले या स्थान, तो अन्य स्थान भी हम अन्य स्थान लेंगे। तो दोस्तों अन्य स्थान है, अन्य स्थान में हम बात करते हैं तो जैसलमेर है, तो जैसलमेर से हम कहां चले? पलौदी, पलौदी के बाद में बालोतरा, और बालोतरा के बाद में हम बात करते हैं जोधपुर। तो पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य, और सर्वाधिक कहां है? जैसलमेर में। अन्य स्थान पलौदी, बालोतरा और जोधपुर। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, चौथा नंबर है अपना अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप में दोस्तों पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले समकोण पर, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अगर बात करते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक आपको मैं बताया था जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला? बाड़मेर। ऐसे रखो कि अनुदैर्ध्य जैसलमेर में, जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला? बाड़मेर। तो हम जैसलमेर के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़े थे, तो जैसलमेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? आप सब क्लास में हो, जैसलमेर के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि जैसलमेर के साथ में कितनी सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 अगस्त 2023 से पहले, क्योंकि अभी पता नहीं है कौन सा जिला किधर टूट के बना है। मतलब छोटा मोटी जगह अगर इधर की उधर टूट जाए तो ये है कि जैसलमेर के साथ में 4 अगस्त 2023 वाला मैंने दिया है कि 4 अगस्त 2023 से पहले जैसलमेर की सीमा कितनी लगती है। तो सर्वाधिक कितनी है? सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहां पे? बाड़मेर में। तो अन्य स्थान की भी बात कर लेता हूं दोस्तों। अन्य स्थान है, अन्य स्थान में हमारा एक तो है चूरू और एक है झुंझुनू और रावतसर। रावतसर है अपना हनुमानगढ़। रावतसर हनुमानगढ़ में, रावतसर हनुमानगढ़ में है, और रावतसर हनुमानगढ़ में है।
और राउतसर हनुमानगढ़ में है। तो राउतसर हनुमानगढ़ में तो पवन की दिशा के संपूर्ण बनने वाले बालू का स्तूप है, सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहां? चूरू, झुंझुनू और राउतसर में ये अन्य स्थान पे भी पाए जाते हैं। दोस्तों 5वें नंबर की बात करते हैं। तो 5वां नंबर है हमारा, हमने 5वें नंबर में बताया है। तो दोस्तों 5वां नंबर पे है बरखान, और बरखान को हम लिख देते हैं बरछान। कुछ भी ख को छ बना के कंफ्यूज नहीं होना है। तो बरखान बालू का स्तूप क्या बताया मैंने? अर्ध चंद्राकार आकृति में, अर्ध चंद्राकार आकृति में, अर्ध चंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप, अर्ध चंद्राकार आकृति में पवन पौना विमुख ढाल, ढाल उत्तल व पवन विमुख ढाल अवतल। अर्ध चंद्राकार आकृति में पवन विमुख ढाल उत्तल, पवन विमुख ढाल उत्तल होता है, पवन विमुख ढाल अवतल होता है, अवतल होता है। और पवन जाने की दिशा में, पवन जाने की दिशा में दो सिंहनुमा भुजा निकली होती है, भुजा होती है। उसको हम क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। ये लाइन नहीं लूंगा। अर्ध चंद्राकार आकृति में पवन विमुख ढाल उत्तल होता है और पवन विमुख ढाल अवतल होता है। पवन जाने की दिशा में दो सिंहनुमा भुजा होती है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक हमारे हैं बालेरी गांव चूरू, बालेरी गांव चूरू, बालेरी गांव चूरू। चूरू के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लोनकरनसर, लोनकरनसर। और उसके बाद में हम बात करते हैं, वो आता है ओसिया, ओसिया के बाद में हम बात कर लेते हैं देशनोक। तो यहाँ पे ये बालू का स्तूप है मिलते हैं। बालेरी गांव चूरू, लोनकरनसर, ओसिया और देशनोक, यहाँ पे कौन से मिलते हैं? बरखान बालू का स्तूप मिलते हैं। तो दोस्तों अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अन्य स्थान पटौदी, बालोतरा और जोधपुर में है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? बाड़मेर में। अन्य स्थान है चूरू, झुंझुनू और हमारा इसका राउतसर हनुमानगढ़ में। दोस्तों बरखान अर्ध चंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप है, जिनका पौना विमुख ढाल उत्तल होता है, पवन विमुख ढाल अवतल होता है और पवन जाने की दिशा में दो सिंहनुमा भुजाएं निकली होती है। उनको हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक दोस्तों बालेरी गांव चूरू, लोनकरनसर, ओसिया और देशनोक। अब इसी का उल्टा, बरखान का मतलब, बरखान का उल्टा कौन सा? अब अनुप्रस्थ है बालू का स्तूप का संशोधित रूप है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, संशोधित। अनुप्रस्थ का संशोधित रूप है। अनुप्रस्थ है बालू का स्तूप का संशोधित रूप कौन सा है? बरखान। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि दोस्तों मिटाना पड़ेगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कुछ भी। तो पवन की दिशा के समांतर अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अन्य स्थान फलोदी और बालोतरा और जोधपुर में बनते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। सर्वाधिक बाड़मेर में पाए जाते हैं। अन्य स्थान चूरू, झुंझुनू, राउतसर, हनुमानगढ़ में भी इनको मिलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि बरखान अर्ध चंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप है। पौना विमुख ढाल, जिनका पौना विमुख ढाल उत्तल होता है, पवन विमुख ढाल अवतल होता है। पौने जाने की दिशा में दो सिंहनुमा भुजा होती है। सर्वाधिक बालेरी गांव चूरू, लोनकरनसर, ओसिया और देशनोक में इनका विस्तार होता है। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का संशोधित है।
रूप होता है। तो कौन सा होता है? बरखान बालू का स्तूप। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, और मैं आप जो 2 मिनट देख रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि एक इंटरेस्टिंग बैठ के पढ़ा रहा है ढंग से, तो मैं यही चाहता हूं कि आप साथ में बने रहें और बढ़िया, और वीडियो को आपको आती है कोई बात नहीं है, आपको आता है, देखो सबको आता है, सबको पढ़ाना आता है। सब शिक्षक जिसने बीएड कर ली वो उसी दिन शिक्षक बन गया, जिसने बीएड कर ली वो उसी दिन शिक्षक बन गया, और कोई तैयारी कर रहा है उसको आता है, वो बीएड करने से पहले ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो दोस्तों अगर आपको आती है, वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने साथियों को शेयर करें। इसके बाद में हम बरखान के बाद में कौन सी पढ़े? बरखान के बाद में होता है दोस्तों हमारा कौन सा चल था? 5वें नंबर का। 5वें नंबर का बात कर रहे थे, और 5वें नंबर में हम बात कर रहे थे कौन सा? परवलयिक बालू का स्तूप, परवलयिक या पैराबोलिक। मैं नहीं लिखूंगा, बालू का स्तूप नहीं लिखूंगा, आप लिखना परवलयिक या पैराबोलिक बालू का स्तूप। मैंने बताया था पवन की दिशा में अवरोध आने पर, पवन की दिशा में, पवन की दिशा में अवरोध आने पर, पवन की दिशा में अवरोध आने पर बरखान का विपरीत रोध, बरखान का विपरीत ही क्या कहलाता है? परवलयिक। कौन सा? परवलयिक बालू का स्तूप है, परवलयिक बालू का स्तूप कहलाता है। तो परवलयिक पवन की दिशा में अवरोध आने पर बरखान का विपरीत रूप ही क्या कहलाता है? परवलयिक या पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। दोस्तों ये कहां पाए जाते हैं? ये दोस्तों संपूर्ण मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। जिसमें नहीं लिखेंगे तो उसमें समझना ना कि ये संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। 6ठे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, 6ठा नंबर हमारा परवलयिक बालू का स्तूप के बाद में सीप, और सीप के बारे में हम पढ़ेंगे, और सीप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पवन की दिशा में परिवर्तन होने के कारण, पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा कट जाती है, एक भुजा कट जाती है, उसे हम सीप कहते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की तरह होता है, स्तूप की तरह ही होता है। मास्ट लिख ले, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की तरह ही कौन सा बालू का स्तूप होता है? ए ऑप्शन बरखान, बी परवलयिक, सी तारा स्तूप, डी दे देगा हमारे को सी। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बनाने की टेक्निक क्या है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों तारा स्तूप। तारा स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, और तारा बालू का स्तूप में हम बात करेंगे तारा बालू का स्तूप। और तारा बालू का स्तूप की बात करें तो जब बालू का स्तूप में एक, दो या दो से अधिक भुजाओं का निर्माण हो जाए, भुजाओं का निर्माण हो जाए, तो तारा बालू का स्तूप कहलाता है। तारा बालू का स्तूप कहलाता है जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से अधिक भुजाओं का निर्माण हो जाए तो उसको तारा बालू का स्तूप कहते हैं। और तारा बालू का स्तूप का जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, वो क्षेत्र लिख लो दोस्तों। क्षेत्र है तारा बालू का स्तूप का कौन सा? पहला है सूरतगढ़ तथा
मोहनगढ़ व सोहनगढ़, मोहनगढ़ व सोहनगढ़, मोहनगढ़ व सोहनगढ़, यहाँ पे कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप है पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बालू का स्तूप वाला जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, जिसमें बालू का स्तूप मुख्य प्रदेश हमारा, और लास्ट में हम जोधपुर ग्रामीण में हमारे सभी बालू का स्तूप है पाए जाते हैं। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। एक बार रिवीजन करने का यही है कि पैराबोलिक बालू है, पैराबोलिक पवन की दिशा में अवरोध आने पर बरखा का विपरीत रूप ही पैराबोलिक बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। सीप पवन की दिशा में परिवर्तन होने से एक भुजा कट जाती है, सीप कहते हैं अंधेरी बालू का स्तूप की तरह ही होता है। तारा स्तूप, जब बालू का स्तूप दो या दो से अधिक भुजाओं का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं? तारा स्तूप कहते हैं। सूरतगढ़ तथा मोहनगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों वो है कि हमारे को क्या मतलब जो पश्चिम में अपने जो चित्र है ना पवन की दिशा में, वो वाली सिस्टम याद होनी चाहिए कि पवन की समांतर बनने वाला बालू का स्तूप लिखा है पहला कि ऐसा बनेगा। पवन की जैसे समझने का तरीका यही है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद कैसे होगा। सब क्या होते हैं कि थ्योरी लिखने में पड़े रहते हैं। थ्योरी में क्या है? थ्योरी लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखना है, बस यूं पवन बनाओ कॉपी में और कह दो कि साहब पवन के समांतर बन रहे हैं बालू का स्तूप, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। साहब सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। हमने कहा पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? हमने कहा अनुप्रस्थ में। तो ये तो जैसलमेर हो गया, ये हमारा बाड़मेर हो गया। बोलो हो गया। हमने कहा जैसलमेर की यहाँ पे पवन है, ये वाला अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप, पवन एवं ढाल अवतल, पौना एवं ढाल अवतल, ये कौन सा हो गया? बरखान। ये कौन सा हो गया? बरखान। दोस्तों इसका उल्टा कर दो और इसका उल्टा किया तो हमने कहा पैराबोलिक बालू का स्तूप। हमने कहा कि साहब यूं 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 बन गया, तो ये बोले कि यार सी क्या, हमने कहा एक भुजा कट गई सी, और तीसरे नंबर पे हमने कहा तारे की जैसे बना दिया, तो ये कर दिया हमने तारा। तो कुल मिला के पढ़ना ऐसे है कि जो प्रैक्टिकल क्लास लेने का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी का, कि हमारे को अलग अलग पेन लिखने की जरूरत नहीं है और कॉपी को सजाने की जरूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस होगी दिमाग में लोड नहीं है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैप बनना चाहिए और मैप पे चलते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि साहब अरावली का विस्तार हमारा इधर से इधर है। हमारा जो भी क्वेश्चन आया हम आंख बंद करते हैं, हमारे को पता पड़ना चाहिए कि भाई बालू का स्तूप में पवनों के समकोण कौन से बन रहे हैं, पवना के समानांतर कौन से बन रहे हैं, पवना विमुख ढाल कहाँ पे है, तीन तारा स्तूप कहाँ है, लूनेट कौन से हैं। ये दोस्तों ऐसे अपने को क्लियर ऐसे करने हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेशर लेके किताब को पढ़ो और 4 बार रट्टा मारो, नहीं, क्योंकि ये चीजें जो आकृतियां बनती है ना, वो आकृति एग्जाम के टाइम की आकृति अपनी ये आती है, हमने दिमाग में शो हो जाती है।